मोदी का डंका, विपक्ष को 24 की शंका। इस हफ्ते का ये देश है हमारा, इसी पर व्यूअर्स। प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे तो गांधी जी के आगे झुके थे, ना कि सावरकर के आगे झुके थे और ना गोडसेवादी लोगों के आगे झुके थे। क्या मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने नहीं बोला था कि मोदी को हटाइए आप लोग? इस तरह के तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को इतिहास बताएगा कि मोदी जी अकेले हैं। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। क्यों? इनके पास ईडी है, सीबीआई है। देश का प्रधानमंत्री है, इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है। आपका नेता कौन है? 75 सांसदों ने, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछेगा और पूछे गए। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना। शर्म आनी चाहिए। ये देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस हफ्ते की दो बड़ी तस्वीरें खबरों में छाई रहीं और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इसलिए आज वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में मैं इस शो की शुरुआत में दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और यह तय है कि ये दोनों तस्वीरें इतिहास बनेंगी। एक तरफ भारत की आन बान और शान है और अमेरिका में मोदी का अभूतपूर्व सम्मान है, तालियों की गूंज है, सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की एक लाइन है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भी एक लाइन है। लेकिन यह लाइन 2024 की कुर्सी के लिए है। इस जमावड़े में तमाम वो नेता साथ खड़े हैं जो कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, एक दूसरे को कोसते रहे हैं और आपसी खींचतान आज भी जारी है। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, और कई बार दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इसलिए पटना में सारे गिले शिकवे भुलाकर, सारे गिले शिकवे मिटाकर कोशिश हुई मोदी को हराने का एक मेगा प्लान तैयार करने की। उस पर महामंथन हुआ, उस पर बड़ा चिंतन हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपसी टकराव के बीच मोदी हटाओ प्लान रंग दिखाएगा? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की वीकेंड की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट। दुनिया में मोदी का डंका, विपक्ष को 24 की शंका। इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी पर व्यूअर्स। Welcome back to White House. एक तरफ मोदी का ग्लोबल दम है और दूसरी तरफ महागठबंधन का मंथन। ये देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, कितने भी हाथ मिला दो आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। विपक्ष आपसे 2 कदम आगे है और वो 2 कदम आगे इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि जब बीजेपी देश से मुक्त हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी चुन लेंगे। अगर 6 दावेदार हों तो हम लोग फैसला कर सकते हैं और इनको ये सुझाव दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें तय कर ले कि मंडे को कौन होगा और फ्राइडे को प्रधानमंत्री कौन होगा। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सब शायद एक मंच पर आएंगे। हाउ डू यू सी इट, मोदी वर्सेस ऑल? ब्रिंग इट ऑन। इस बीच पटना में जब विपक्ष के दिग्गज जुड़े तो टकराव भी खुलकर दिखा। केजरीवाल ने अध्यादेश का मुद्दा उठाया तो उमर अब्दुल्ला से उनकी भिड़ंत हो गई। ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी की दूरी भी खुलकर दिखी। केजरीवाल और कांग्रेस का भी टकराव हुआ और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल शामिल भी नहीं हुए। लेकिन इस बीच दूल्हा कौन का भी मुद्दा उठा। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। गठबंधन की अगली बैठक शिमला में होगी, लेकिन पटना की बैठक में मोदी सरकार पर बड़ा हमला भी हुआ। देश टूट के कगार पर खड़ा है।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारी मतभेद के बीच क्या विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा? आज ये देश है हमारा में जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका आज देश की सबसे बड़ी बहस में। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। जो यहाँ पर व्यूअर्स बैठे हैं और उस पार जो व्यूअर्स बैठे हैं उनका भी अभिनंदन और उनका साधुवाद, क्योंकि उन्होंने आर पार को रिकॉर्ड व्यूअरशिप दी है। इस हफ्ते भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप, उसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? सुधांशु त्रिवेदी आज सामना करेंगे समूचे विपक्ष का। अकेले सांसद है, बीजेपी के प्रवक्ता है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। कांग्रेस की ओर से मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नीतीश विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जेडीयू के नेता हैं, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है। प्रियंका कक्कर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है। सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और आपका एक बार फिर अभिनंदन है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मैडम आप ही से शुरुआत करते हैं। अनुमा आचार्य जी आप ही से शुरुआत करते हैं। और सवाल मेरा यह है कि आपके नेता कह रहे हैं कि दूल्हा तैयार है, बारात सजा के रखिए। और सवाल जब, क्योंकि फिल्मों की अगर बात हो रही है तो मेरे को तो दिमाग में आ रहा है कि आप फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं, लेकिन वहां एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन? IMF यंग इमर्जिंग अवार्ड, पावर ब्रांड अवार्ड, सृष्टि अवार्ड पाए हुए एक एंकर के साथ ये मेरा पहला शो है। आप पर ये नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर ये पिच आपकी है कि अकेले नरेंद्र मोदी और पूरा विपक्ष, ये पिच आपकी गलत है। एक प्रधानमंत्री जो नोटबंदी का ऐलान करके गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन का ऐलान करके गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री जो 700 किसानों की शहादत पे कुछ नहीं बोलता है, एक प्रधानमंत्री जो रेल दुर्घटना के बाद उसकी जल्दबाजी नहीं करता कि उसकी छानबीन हो, एक प्रधानमंत्री जो मणिपुर जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चला जाता है, उसे चुनेगा कौन? आप ये क्या समझते हैं कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र में देखिए ऐसा है कि अगर जनता जनार्दन आपके पसंद की है तो मैं जानती हूं कि वो मुझे टोकेंगे, पर मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इतने पुरस्कृत पत्रकार हैं तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। तो वो सब पूरी जनता नहीं है, आप अपनी बात। तो मैं ये कह रही हूं कि जो बीजेपी का नया था वो 4 दिन में पुराना हुआ। यही सब हुआ तो नया क्या हुआ? तो आप विपक्ष की चिंता छोड़िए। मेरे मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे दीपक जोशी वैसे भी बीजेपी छोड़कर आ गए हैं, बैजनाथ यादव बीजेपी छोड़कर आ गए हैं। ऐसे 5 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारेगी। सुनिए ना, अंदर से ही बीजेपी के लोग, क्योंकि अब वो विचारधारा की पार्टी रही नहीं, उसी के अंदर से तोड़ेंगे। आप विपक्ष की चिंता मत करिए, अंदर से ही होगा। आपने 2 मिनट अपनी बात को रखा। और अगर पैमाना लोगों के छोड़ने का है और ज्वाइन करने का है, फिर तो पैमाने में आप बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। हेमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद कई सारे और नाम आ जाते हैं, तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सवाल है, एक अकेला सब पे भारी है। हमने देखा अमेरिका में जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, वो देश का सम्मान है। और पटना में विपक्ष जो कर रहा है वो भी लोकतंत्र का सम्मान है। तो क्यों कहना पड़ रहा है कि इनकी एकता नहीं हो पाएगी? देखिए, आपने कहा कि विचारधारा है नहीं, तो फिर उनकी पार्टी कहती है विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक अंतर है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में नजर आ रहे हैं, जहां पर भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए अनेक डील हो रही हैं। प्रीडेटर ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हमारे फाइटर प्लेन्स के इंजन्स यहां बन रहे हैं। एक डिफेंस डील पटना में हो रही है। वो डिफेंस डील क्या है? अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने कुनबे, अपने अपने परिवार को बचाने की डिफेंस डील, कि एक दूसरे को बचाएं। 25 जून से कितनी निकटता है, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी। और एक लिविंग जनरेशन में कितनी दुनिया बदल जाती है। लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर उनकी बेटी जब हुई थी तो नाम उसका मीसा इसीलिए रखा था। अब सुनिए, नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन के समय युवा नेता के रूप में कांग्रेस के खिलाफ संकल्प लेकर खड़े थे, और आज दोनों कांग्रेस के झंडे तले आकर देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात है, बिहार ही वो धरती है जहां भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया भ्रष्टाचार के आरोप में, लालू प्रसाद यादव जी।
ही इज द चेयरपर्सन। नीतीश कुमार जी तो हरकारे हैं, जैसे कि आदमी जाता है संदेश वाहक के रूप में, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। जलवाए जलाल तो इस समय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी का है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो आज हकीकत क्या है कि जो दिख रहा है विचित्र दिख रहा है। आज मैं कह सकता हूं बिहार में बहार है, नारा था नीतीश कुमार हैं, आज बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से दिल जार जार है, बचाना केवल अपना अपना परिवार है, यूं बिहार में बहार। जी चलिए मैं आता हूं, लेकिन दूल्हे की बात पे आपने क्लैरिटी नहीं दी, आप आगे दीजिएगा। अच्छा दूल्हे की बात पे जी जी अरे अब एक लाइन देखिए, आपने कहा यहां कोई दूल्हा बनने को तैयार नहीं है, सबके मन में हसरत जरूर है। नहीं, प्रमोद तिवारी ने बोला दूल्हा आ जाएगा। नहीं सुनिए, वो दूल्हा दिख नहीं रहा है। आपने फिल्मों की बात कही, सुनिए आपने फिल्मों की बात कही तो मुझे याद आया 90 के दशक में गोविंदा की एक फिल्म थी, इसका गाना था ना मेरी मर्जी जी, उसमें एक लाइन थी मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी। तो यहाँ का दूल्हा यही बोल रहा है, सब दूल्हा बनने को तैयार है। अब मैं रुक करता हूं। और इसी बीच मैं आपको बता देता हूं, इस मीटिंग के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया अध्यादेश का, तो उमर अब्दुल्ला नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि आप कहां थे जब 370 हटाया जा रहा था, तब आप कहां थे? और कांग्रेस ने बोला यह मुद्दों को भटकाने का प्रयास हो रहा है, आज का मुद्दा मोदी को हराना है, यह मुद्दा संसद का मुद्दा है, आज का मुद्दा है ही नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए हैं उस बैठक के अंदर। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका और आपके पास आता हूं सत्य प्रकाश मिश्रा। क्या आपको लगता है कि एक तरफ मोदी का भव्य स्वागत यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहां से एक बड़ा संदेश, और दूसरी तरफ से पटना से आप लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए। अमीश देवगन जी, दो अलग बातें हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र में जाते हैं, एक राज्य की अतिथि बनकर उनका कोई सम्मान करे, ठीक है, अच्छी बात है। आप हरे हरे डायमंड वहां दीजिए, कुछ वहां से भी हरे हरे चीज लाइए जिससे देश में बाहर होता, तो चलिए उनके ऊपर ताली बजाते। सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि पटना से डिफेंस का एक बैठक हो रहा है। किस चीज का डिफेंस करेंगे? पहला लोकतंत्र का। ये जो अकेला भारी, ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, और मुझे शक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वो कह रहे कि तुम लोग भी मेरे साथ नहीं हो, मैं अकेला ही इन पर भारी हूं, तुम लोग भी चले जाओ, सुधांशु जी भी चले जाए, वो अकेला भारी। इस तरह के तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को ये इतिहास बताएगा। इन्होंने एक बात और अच्छी कही कि 25 जून को इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी पिछले 9 साल से इस देश में है। विपक्ष की तमाम पार्टियों को टारगेट कर करके सताया गया, और उधर से जो लोग भ्रष्टाचारी थे इनके यहां गए, वॉशिंग मशीन में हेमंत विश्व शर्मा धुल गए, नारायण राणे धुल गए, और तमाम धुल धुल करके इनके यहां सब एक बात बता दीजिए, सारे भ्रष्टाचारी सत्य बाबू आज इनके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल करके आपने फंसा दिया सुधांशु त्रिवेदी को। जोरदार तालियां आज इनके लिए। अब एक बात बताइए, आपने बोला सारे भ्रष्टाचारी वहां गए, वहां जाके धुल गए, लालू यादव जी तो वहां गए नहीं, वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं हैं, कन्विक्टेड हैं कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी पर इस देश के अंतिम अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं कानून का छात्र रहा हूं, जब तक अंतिम अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती कोई बात आप उन पर नहीं कर सकते। रुक जाइए, कोई फैसला नहीं सुनाया उच्चतम न्यायालय में। तो लालू जी ईमानदार है। दूसरा सुनिए, तो लालू जी ईमानदार है इस देश के लालू जी ईमानदार है। देश के लोकतंत्र के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की आज जो पार्टी बैठी है वो इस देश के प्रति और इसके मूल्य और संविधान के प्रति ईमानदार है। लोकतंत्र के लालू यादव पर आप कुछ नहीं बोले, और लोकतंत्र के प्रति ईमानदार कौन है, इस पर बहस जारी है। सुधांशु, लोकतंत्र की बात प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सदन में भी कही और कहा भारत एक ज्वलंत लोकतंत्र है। एक सेकंड, अध्यादेश ला रहे हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है, जिन पार्टियों में नेता कौन इसमें कोई दुविधा नहीं, निस्संदेह यही और मेरा यही इसका परिवार, वो जब आपस में मिलते हैं कहते हैं संदेह है, बाद में तय करेंगे कि नेता कौन होगा। एक फार्मूला जैसे अभी हरदीप पुरी जी बोले, तो इस देश में, दुनिया में एक देश है जानते हैं जहां 1-1 साल का प्रधानमंत्री होता है, वो स्विट्जरलैंड। शायद उस ढंग का एक फार्मूला ये लोग बनाए तो आपस में इनकी कुछ एकता हो सकती है। कल्पना तो कह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, कल्पना सुनिए, सैटरडे संडे छुट्टी पर रहेगा देश क्या? नहीं सुनिए तो, उम्मीदवार के अरे भाई अब जो हकीकत है वो बोल दिखा नहीं पा रहे, चेहरे पे कुछ और है, मैं जाहिर क्या करें कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे? लेकिन तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? आप चाह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक आए, हम प्रधानमंत्री तय करेंगे, प्रधानमंत्री तय हो जाएगा। ये कह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? आगे मैं बोल रहा हूं, नेता चुनने की कवायद हुई बहुत बाद की बात, पहले मुश्किल है कि अपने परिवार को बचाएं कैसे। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ इंतजार कर रही है, लेकिन प्रियंका जी पर जाने से पहले 2 बाइटें सुननी जरूरी हो जाती हैं, लाजमी हो जाती है।
लेट्स प्ले दैट बाइट, जिसके अंदर अरविंद जी पर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने, छोटे मोटे नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, बड़े नेता ने क्या कमेंट करा है, वो सुनना बेहद आवश्यक है। लेट्स प्ले दैट। केजरीवाल जी और मोदी जी की मोडस ऑपरेंडी एक ही है, इसीलिए हम कहते हैं ये बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है। खुद के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि हवाई जहाज में बैठने के लिए योग्य नहीं माना जाता। मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केजरीवाल को कोई मिस नहीं करेगा, और दारू वाली जो बात बोली, शराब वाली जो बात बोली, वो आपने सुनी। प्रियंका कक्कड़, उमर अब्दुल्ला भी नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि आप कहां थे जब 370 हटाया गया। क्या आपको लगता है इस पूरे मंच पर, खासतौर पर विपक्षी एकता के मंच में, अरविंद केजरीवाल को अलग थलग कर दिया गया है? सबसे पहले तो ये नैरेटिव कि मोदी जी अकेले हैं, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। क्यों? इनके पास ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, बोडो असम पार्टी है, AIADMK है। तो ये अकेले कभी नहीं थे, ये एक परसेप्शन है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी चिंता ना करें विपक्ष, हमने, जहां तक हमारा सवाल है, हमने बहुत क्लियरली, बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि एक गैर संवैधानिक अध्यादेश जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा और उस पर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी संविधान के साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी भाजपा के साथ। और आप दिखा रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का बयान, दिल्ली में कांग्रेस है 0, तो इसलिए उन बयानों का कोई मायना नहीं। दूसरी चीज, पंजाब में तो 0 नहीं है, पंजाब में भी कहां रह गए, आपको पता ही है असलियत। लगाया ना हमारे एक्साइज पॉलिसी का, ना उन्होंने तो मुख्यमंत्री के लिए बोला। एक विचित्र एलिगेशन है, जहां चवन्नी नहीं मिलती, कर्नाटका में इनकी 40% सरकार भाजपा की, 8-8 करोड़ मिल जाता है, वहां पे इनको बेलें मिल जाती है। छोड़ दीजिए वो बात, जब चवन्नी मिल जाएगी हमसे किसी से तो आपका आरोप मान लेंगे। नहीं, बात खत्म नहीं हुई। अभी प्रधानमंत्री के दौरे की बात करनी है। प्रधानमंत्री के दौरे से भारतीयों को क्या मिला, ये होना चाहिए क्वेश्चन। अब सबसे पहले सुधांशु जी यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछिए कि वहां पे बात की कि पाकिस्तान को अमेरिका हेल्प करना बंद कर दे, कि F-16 फाइटर जेट्स की $450 मिलियन की सप्लाई, जो मिलिट्री सप्लाई अमेरिका पाकिस्तान को करती है और जो जेट्स वो हमारे ऊपर ही यूज करते हैं, उस पे क्या प्रधानमंत्री जी ने बात की? क्या प्रधानमंत्री जी ने बात की कि GSP स्टेटस जो हमारा रिवोक हो गया 2019 में, वो वापस हो, क्योंकि हमें इंपोर्ट ड्यूटी मिल पड़ रही है 2000 से ऊपर प्रोडक्ट्स पर? ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये बिल्कुल है, आपकी वाजिब है, ये सारे सवालों के जवाब आपके दिए जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो खुद बोला, आपके नेताओं ने लगातार बोला कि अध्यादेश का, अभी भी आपने बोला कि अध्यादेश का अगर समर्थन नहीं करते तो फिर वो लोग कांग्रेस बीजेपी के साथ हो जाती है। और आपने तो यह भी बोला, आपके नेताओं ने, कि कांग्रेस ने मन बनाया है कि वो सदन से वॉकओवर करेगी, अध्यादेश के मुद्दे के ऊपर वॉकआउट करेगी। हम आपको बता रहे हैं, रिलायबल सोर्सेस से हमें पता है कि राहुल गांधी जी का और भाजपा का एग्रीमेंट हो चुका है, और वो इसलिए अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं दे रहे कि गैर कानूनी अध्यादेश पे अब तक क्यों नहीं बोल रहे, जब पता है कि कांग्रेस और बीजेपी का एग्रीमेंट हो चुका है। एक बार सबको साफ बता दूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दी, वो पता है, सबको पता है। अब अनुमा आचार्य का जवाब जरूरी है, बता देती है। एग्रीमेंट कर रखा है आपने मैडम साइडवेज के अंदर, ये तो बड़ा खुलासा कर रही है आम आदमी पार्टी, और भी बहुत कुछ बातें हो रही है, बताइए। देखिए, पहले तो अमेरिका की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, आपने बड़ा सम्मान हुआ है। आपको भूल गए क्या कि एक LED वैन घूम रही है जिस पे लिखा है हे जो आस्क मोदी, उसके बारे में वो सारी चीजें हैं जिसमें मणिपुर तक शामिल है, पहलवान, हमारी जो महिला पहलवान थी उनके मुद्दे शामिल हैं। सुनिए, आगे सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, मेरे तो आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। हमारी जेब से 1.5 करोड़ लेकर एक हीरा देकर आ गए प्रधानमंत्री जी। वहां पर 75 सांसदों ने, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछिएगा, और पूछे गए। कल पूछा, इकलौता सवाल जो पता था उसके बाद पूछा, और प्रधानमंत्री ने हमारा सिर शर्मिंदा कर दिया, सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जो उन्होंने जवाब को इधर उधर किया वो इतिहास में जवाब हो गया। मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है नहीं। मैं फौज में 24 साल विंग कमांडर रही हूं, और इन्होंने प्रीडेटर
ड्रोन की बात की, हमने एफएमएस रूट से अपाचे भी खरीदा है और चिनूक भी खरीदा है। ये और बात है कि उसकी सप्लाई इस सरकार के समय में आई। तो कांग्रेस ने 3000 जहाज खरीदे, देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया और 36 जहाज खरीद के ये लोग झूठ बोला करते हैं। लोगों को कहते हैं कि सेना मजबूत हो गई, गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए सेना कमजोर है क्या? मैं ये कह रही हूँ इन्होंने नहीं किया है। कमजोर है क्या? इन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस ने बनाया है विश्व की चौथी। कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी पर आपका कमेंट नहीं आया, आप अवॉइड कर रही हैं, तो ये आपकी मर्जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो मोदी को प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास है उसे नहीं। मैडम मैं कौन होता हूँ जो बाइडेन प्रतिष्ठित कर रहा है? और मोदी को मैं कौन होता हूँ? जो बाइडेन कर रहा है, जिल बाइडेन कर रही है, मैं प्रतिष्ठित करने वाला कौन होता हूँ? ये देश के कोटि कोटि लोग उनको 2 बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मैं कैसे प्रतिष्ठित करूंगा? अगर मेरे हाथ में होता मैं तो राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं। मेरे हाथ में होता तो मैं राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं, लेकिन जनता जनार्दन जो चुन के भेजेगी, बात तो सीधी वो है। जवाब बड़ा सीधा है, वो कह रही है कि आए हो तो क्या लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं साहब, $60 बिलियन का यहां के ऊपर अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको एक बार बता दें, आईफोन 14 25% भारत में बने हैं, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे यहां जहाज के इंजन नहीं बनते। देखो उसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए और उसका जो मटेरियल भी होता है, तो इंजन्स हमारे बनने के लिए शुरू हुए फाइटर प्लेन्स के यहां के ऊपर। मैं यहां खड़ी हूं, मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स अधिकारी, झूठ नहीं बोल सकते आप। हमारे यहाँ एचएएल में बनते हैं इंजन। कौन सा जहाज नाम बताइए, कितने साल लगे थे? कावेरी बनता है, फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूं। एलसीए कब बना? 90 के दशक में शुरू हुआ, 2015 में जाके बना, 35 साल लगे। विषय में आइए, छोड़िए अब विषय पे। अब टेक्निकल बातों पे मुझे लगता नहीं, आपसे मेरा सीधा सवाल है। नहीं बोलिए। ओके, अब अपनी बात का जवाब देखिए, मैं बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहले उनकी बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा मोदी अकेले नहीं है, बिल्कुल मोदी के साथ है, सब जानते हैं। बिडेन ने तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज द बॉस। और सुनिए, पापुआ न्यू गिनी वाले ने पांव छुए। अरे भाई, मैंने एक देखा यूट्यूब के ऊपर कि एक पाकिस्तान वाला कह रहा है, वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पैर छू लिए, तो कहता पापुआ न्यू गिनी। कहता हाँ वो पापुआ। तो वो कहता है बताइए, वहां का वजीर आजम मोदी के पांव छू रहा और हमारा वजीर आजम जगह जगह पांव पकड़ता, पैसा दे दो, उसके बाद उसे पैसा नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी की तारीफ कर चुकी हैं। और जहां इन्होंने कहा सांसदों की चिट्ठी, अरे भाई अमेरिका के सांसदों झूठ पे झूठ। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना। शर्म आनी चाहिए। यह देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संवैधानिकता का अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ था। मगर उसके बावजूद आप देखिए काल चक्र की गति देखिए कि इन्होंने अमेरिकी संसद को लिख के दिया था कि उनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। आज दो बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली। और सुनिए जो इन्होंने बात कही, बैरक ओबामा ने क्या बोला था। बैरक ओबामा ने द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने इसलिए डिसीजन नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर था उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। मुंबई के हमले के बाद ये द प्रॉमिस लैंड अपनी किताब में लिखा है। ओबामा जी ने जो कल लिखा उसका भी जवाब सुधांशु देंगे, लेकिन एक बात बताइए, ओबामा जी ने जो राहुल जी के बारे में लिखा था उसका जवाब ओबामा ही ऑथेंटिसिटी है। तो ओबामा की ऑथेंटिसिटी कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं है, और मैं होता तो उनसे सवाल पूछता। ये कल कहा, उस सवाल क्यों नहीं होता है? बैरक ओबामा क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति कौन है? बिडेन। ठीक है। और सुनिए पार्टी क्या है? उसी डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब बताइए, आज खड़गे जी कहेंगे वो बयान है या राहुल गांधी कहेंगे वो बयान है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पहली बार मिल रहा है। ये दोनों जवाब दे दूं। बिल्कुल मनमोहन सिंह जी को सम्मान मिलता था तो क्यों नहीं दिखाया जाता था? क्योंकि सम्मान दिखाना था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को। मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान देना ही नहीं। ये बहुत बड़ा इल्जाम दिखाया था आपने। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने कांग्रेस पे। आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भी ये नहीं, और क्या? ये आपने कहा मनमोहन सिंह को भी सम्मान मिलता था, लेकिन दिखाया नहीं जाता था। बिल्कुल। क्यों का भी जवाब मनमोहन सिंह जी की जबानी बोले दे रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में
मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा, आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। तो बस साफ समझ में आ जाता है कि योग्यता के आधार पर निर्णय था या मैडम का। ये मनमोहन सिंह जी की जमानी थी। अरे भाई मनमोहन सिंह जी का ठीक है। अब आपका पॉइंट खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के लोग जो है पटना के अंदर कर रहे हैं। एक तरफ सर बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो विचारधाराएं देश के अंदर। एक तरफ गांधीवादी, अंबेडकरवादी, लोहेवादी तमाम लोग जो है बैठे हुए थे, और एक तरफ सावरकरवादी और गोडसेवादी लोग बैठ करके जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं। और याद रखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे तो गांधी जी के आगे झुके थे, ना कि सावरकर के आगे झुके थे और ना गोडसेवादी लोगों के आगे झुके। ठीक है। देखिए, इन्होंने एक शेर पढ़ा है, मैं भी एक शब्द में बोलूंगा, अंधेरे से डरे हुए आप गुस्सा मत होना बस। बाकी हाँ, अंधेरे से डरे हुए लोग, खौफ से भरे हुए लोग करते हैं सरहदों की बातें, ये घरों में घुसे हुए लोग। ये विंग कमांडर है ना, इन्होंने कहा कि मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप उस समय जब ड्रेस में थी, फोर्स में थी, आपकी रगों में खून नहीं दौड़ा था, खून उबाल नहीं मारा था? जब हमारे लोगों को 26/11 में चुन चुन के मारा गया था, तब आपको क्या बात कर रहे हैं? देखिए मणिपुर चल रहा है। एक सेकंड। आज 2000 किलोमीटर चीन यहाँ आके बैठा है, मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की। आज की बात करिए, एक बार भी राजनीतिक वार्ता नहीं की है। 19 बार मेरी फौज के लोग जाके बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री घर में डर के बैठा है और विदेश मंत्री कहता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या उसके ऊपर चढ़ जाए? शर्म आनी चाहिए। हम आज की बात करेंगे। ये तो 2000 किलोमीटर कहां से आ गया? 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चीन आ गया है तो यहाँ पर तो दिल्ली के अंदर चला जाएगा। 2000 किलोमीटर क्यों नहीं आता है? ये लाइन में अगर इस पूरे लाइन को 3000 किलोमीटर, ये लाइन को अगर आप 3000 किलोमीटर माने, इसमें अगर 1 किलोमीटर आ जाए, अगर 1 किलोमीटर आ जाए तो पूरी पेरिफेरी में लगभग 3000 किलोमीटर होता है। क्यों नहीं समझते हम? भैया, अगर लद्दाख से लेके अरुणाचल तक मतलब सब जगह घुसा है चीन, मतलब गजब है भाई, दिमाग में ऐसा चाइनीज वायरस घुसा हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा आपका बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। अभी ये गलवान की बात कर रहे थे, गलवान में हमारे 20 सैनिक बगैर गोली चलाए हाथ पांव की लड़ाई में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने को? इससे खून नहीं खोलता क्या हमारा? अच्छा एक सेकंड, एक मिनट। और कोई सोचे कि 20 लोग हाथापाई की लड़ाई में शहीद हो गए और उधर से एक भी घायल नहीं हुआ? चीन ने अपने एक घायल सैनिक तक का स्टेटमेंट नहीं जारी किया, और उस आंकड़े पे जो भरोसा करे उसके दिमाग में चीनी वायरस ही घुसा हुआ। मारे गए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये देश है हमारा में बीजेपी के नेता से, कांग्रेस की नेत्री से और आम आदमी पार्टी की नेत्री से सवाल पूछेंगे। क्या 24 का किंग कौन होगा, यानी 24 में कैंडिडेट कौन होगा? ब्रेक के बाद यह देश है हमारा में इसी सवाल पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। हमारे ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या। मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई? वो राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, क्योंकि जहां कम्युनिस्टों का शासन आया उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बताइए, वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या। मध्य प्रदेश बताइए 10 कार्यकर्ता बताइए जिनकी हत्या हुई है। कोई चीज में तुलना करने की लिमिट होती है। समंदर के 2 किनारों पर महादेव के 2 चमत्कारी धाम, जो लोगों के सामने दिन में 2-2 बार हो जाते हैं अदृश्य। गायब होने वाले 2 धामों से जुड़े कई अविश्वसनीय सबूत। महादेव का अदृश्य धाम, आज रात 8:57 पर। सबवे से जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतें हुई और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते नजर आए। वहीं मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। मतलब शहर में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसी, जिससे पूरा मुंबई शहर ठप पड़ गया। भारी बारिश की वजह से शहर के हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया।
जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को मजबूरी में पानी से ही गुजरना पड़ा, यानी कुछ घंटों की बारिश में ही मुंबई शहर बेहाल हो गया। हालांकि इस बीच शिवाजी पार्क इलाके के मैदान में भरे पानी में कुछ लड़के और लड़कियां फुटबॉल खेलते नजर आए। और इधर मध्य प्रदेश के सिवनी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। आबकारी आयुक्त के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सिवनी में भी आबकारी विभाग ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब का भंडार बरामद हुआ। आबकारी विभाग की टीम ने बरामद अवैध शराब की बोतलों को एक साथ बुलडोजर के जरिए नष्ट कर दिया। नष्ट की गई शराब की कीमत 61 लाख के करीब बताई गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद रामबन के बगलियार डैम के कुछ फाटक खोल दिए गए, जिस वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ा दिखाई दिया। असल में भारी बारिश के कारण रामबन के बगलियार डैम के कुछ फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी में पानी का बहाव तेज होने से आसपास कटान भी हो रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई। उधर चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और नदियों से दूर रहने की सलाह दी। उधर गुजरात के खेड़ा जिले में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे के अंडरपास के नीचे पानी भरने से एक स्कूल बस उसमें फंस गई। स्थानीय लोगों ने बस में सवार छात्राओं का रेस्क्यू किया। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग छात्राओं को बस से रेस्क्यू करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने एक एक कर सभी छात्राओं को बस से बाहर निकाला। असल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। खासकर नदियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली रेलवे अंडरपास के नीचे भी बारिश का पानी भर गया, जिस वजह से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास के नीचे पानी में फंस गई और निकल नहीं पाई, जिसके बाद बस में सवार कॉलेज की सभी छात्राओं का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। और उधर गुजरात के दाहोद जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां नदी में रेत लेने गया एक ट्रक फंस गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सभी लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग रस्सी का सहारा लेकर नदी में फंसे लोगों को निकालते दिखाई दिए, क्योंकि ये लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। बताया गया कि नदी से ट्रक में रेत भरने के दौरान अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से ड्राइवर समेत बाकी के मजदूर नदी के बीच में ही फंस गए और टापू पर बैठ गए। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे और एक एक कर सभी मजदूरों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, तब जाकर सभी लोगों की जान बची। इस दौरान नदी में पानी का बहाव लगातार तेज होता जा रहा था। और उधर चीन के कई प्रांत भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। झेजियांग प्रांत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ में कार सवार दंपति फंस गया। काफी देर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम ने उन्हें बचाया, क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। कई लोग बेघर हो गए, जबकि कई लोग बाढ़ में फंस गए। इस बीच रेस्क्यू टीम कई इलाकों में लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी नजर आई। बाढ़ की चपेट में आने से एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। किसी तरह कार सवार दंपति गाड़ी से निकलकर उसके छत पर बैठ गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम गाड़ी के नजदीक पहुंची और दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, जिसके बाद दोनों ने राहत की सांस ली। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस जा सकते हैं और यहीं पर रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो सकता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन और रूस के अधिकारी मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात से पहले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने रूस के सामने कुछ शर्त रखी है, जिसके मुताबिक रोस्तोव की सीमा में घुसने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके पर कार्रवाई न की जाए, साथ ही उन लड़ाकों पर भी कार्रवाई न हो जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वैगनर ग्रुप और रूस में समझौता होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनकी लड़ाई रूस के सैनिकों के साथ है, क्योंकि रूस के सैनिकों ने ही उनके लड़ाकों पर हमला किया था। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि करीब 25,000 चेचेन लड़ाके रूस के रोस्तोव शहर की सुरक्षा के लिए वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिया है। और वैगनर ग्रुप ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा करने का दावा किया, जिसकी वजह से पुतिन बागी हो चुके वैगनर ग्रुप पर भड़क गए और पुतिन ने वैगनर ग्रुप से लोहा लेने के लिए अपने सबसे खतरनाक लड़ाके चेचन को रोस्तोव शहर भेजने का ऑर्डर दे दिया, ताकि वैगनर ग्रुप को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक करीब 25,000 चेचन लड़ाके रूस के रोस्तोव शहर की तरफ बढ़ रहे हैं।
जिसमें चेचन कमांडर और पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव भी शामिल हैं। वहीं चेचन कमांडर ने आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत के वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन पर आरोप लगाए और रोस्तोव शहर पर हमला किया। ऐसे में उन्हें इस गलती का अंजाम भुगतना ही होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का रूस में विरोध तेज हो गया। येवगेनी प्रिगोजिन के सम्मान में मॉस्को में लगे पोस्टर्स को हटाया जाने लगा। और जब वैगनर ग्रुप ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके बाद मॉस्को में हड़कंप मच गया और मॉस्को में इमरजेंसी लागू कर दी गई और पुतिन बागी हो चुके वैगनर ग्रुप पर भड़क गए और वैगनर ग्रुप को ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया। साथ ही वैगनर ग्रुप और उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के रूस में लगे पोस्टरों को हटाया जाने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने के आदेश दे दिए हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जल्द ही यूक्रेन युद्ध में लौट सकते हैं। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने आदेश दिया है कि उनके लड़ाके फिर से यूक्रेन युद्ध में लड़ने की तैयारी करें। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के मुखिया के बीच शुरू हुआ विवाद खत्म होने वाला है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन युद्ध में लौटने के आदेश दे दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया नहीं चाहते कि उन्हें रूस के सैनिकों के साथ खून खराबा करना पड़े। Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. रूस की सेना के साथ हुए विवाद के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने रूस की सेना को चुनौती भी दी थी, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से हुई बातचीत के बाद वैगनर ग्रुप पीछे हटने को तैयार हो गए। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के शहर रोस्तोव में गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि रूस के रोस्तोव शहर पर पुतिन से बगावत करके वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। क्योंकि एक तरफ जहां वैगनर ग्रुप ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा किया हुआ है, दूसरी ओर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव और उनकी चेचन आर्मी रोस्तोव शहर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में मिस्र के दौरे पर गए पीएम ने देखे पिरामिड्स, मिसाल के तौर पर मिस्र की दोस्ती। इमरजेंसी की बरसी पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा आपातकाल के काले दिन को नहीं भुला सकते, आपातकाल के विरोध में खड़े होने वालों को भी किया याद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेलंगाना के सीएम पर निशाना, नगर कुरनूल की रैली में कहा तेलंगाना में केवल सीएम केसीआर का परिवार ही आगे बढ़ा, तेलंगाना पीछे छूट गया। रास्ते हैं फिर भी 24 में आऊंगा, मोदी कहते हैं मुझको ना हार मानूंगा, ममता राहुल से कहो अभी ठहरे जरा, ममता राहुल से कहो अभी ठहरे जरा, भारत नंबर 1 बना दूं उसके बाद जाऊंगा। गठबंधन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, राहुल जी को तो फिर भी ट्रक वाले बिठा लेते हैं, कांग्रेस को तो कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। छूट मिली है, उनके अलावा सभी घरों में रहें। इसके साथ ही मॉस्को में 1 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज और सामूहिक कार्यक्रम रद्द करने का भी ऐलान किया। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं बिहार के मुंगेर में दबंगों ने एक अस्पताल में घुसकर खूब हंगामा किया। अस्पताल के कर्मियों के रोकने पर उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की, साथ ही साथ डॉक्टरों और कर्मियों के साथ मारपीट भी की। पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दबंग अस्पताल में तोड़फोड़ करते नजर आए। अस्पताल के डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर भी हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की, जिसमें अस्पताल में काम करने वाले कई लोग घायल हो गए। जब हमने बोला कि अस्पताल में आप इस तरह से बात मत करिए ऊंची आवाज में, तो दोनों ने पिस्तौल निकाल के तान दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। और खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहां मॉनसून से पहले हुई भारी बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें पानी में डूब गई और लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसे लोग बर्तनों से निकालते दिखाई दिए। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान भी हुआ, घरों में रखा सारा सामान खराब हो गया। सोलापुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें शहर की एक सड़क पानी से लबालब भरी दिखाई दी, जिसके बीच लोग निकलते दिखे।
दूसरी तरफ भारी बारिश से सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई, जिसकी वजह से दफ्तर जाने के लिए निकले लोग सड़क पर ही फंस गए। और उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें सामने आई वो पुंछ के सुरनकोट की है। आसमान से बरसती आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 100 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को अपने घरों का सामान भी सुरक्षित जगह पर ले जाने का मौका नहीं मिला। शहर के बीच बना नाला लबालब भर गया, जिससे नाले के किनारे बने घरों को खतरा बना हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही सुरक्षित जगह पर जाने की भी अपील की गई है। वहीं मुंबई में भारी बारिश की वजह से शहर के हालात बिगड़ गए। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया और जल जमाव के कारण अंधेरी सबवे को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से अंधेरी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। आसमान से इतनी आफत बरसी कि शहर के बीच बना सबवे पानी से लबालब भर गया। कई वाहन सबवे के बीचों बीच फंस गए, जिसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी भरने के कारण सबवे से जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतें हुई और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते नजर आए। वहीं मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। मतलब शहर में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसी, जिससे पूरा मुंबई शहर ठप पड़ गया। भारी बारिश की वजह से शहर के हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को मजबूरी में पानी से ही गुजरना पड़ा। यानी कुछ घंटों की बारिश में ही मुंबई शहर बेहाल हो गया। हालांकि इस बीच शिवाजी पार्क इलाके के मैदान में भरे पानी में कुछ लड़के और लड़कियां फुटबॉल खेलते नजर आए। और इधर मध्य प्रदेश के सिवनी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। आबकारी आयुक्त के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सिवनी में भी आबकारी विभाग ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब का भंडार बरामद हुआ। आबकारी विभाग की टीम ने बरामद अवैध शराब की बोतलों को एक साथ बुलडोजर के जरिए नष्ट कर दिया। नष्ट की गई शराब की कीमत 61 लाख के करीब बताई गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद रामबन के बगलियार डैम के कुछ फाटक खोल दिए गए, जिस वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ा दिखाई दिया। असल में भारी बारिश के कारण रामबन के बगलियार डैम के कुछ फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी में पानी का बहाव तेज होने से आसपास कटान भी हो रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई। उधर चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और नदियों से दूर रहने की सलाह दी। उधर गुजरात के खेड़ा जिले में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे के अंडरपास के नीचे पानी भरने से एक स्कूल बस उसमें फंस गई। स्थानीय लोगों ने बस में सवार छात्राओं का रेस्क्यू किया। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग छात्राओं को बस से रेस्क्यू करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने एक एक कर सभी छात्राओं को बस से बाहर निकाला। असल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। खासकर नदियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली रेलवे अंडरपास के नीचे भी बारिश का पानी भर गया, जिस वजह से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास के नीचे पानी में फंस गई और निकल नहीं पाई, जिसके बाद बस में सवार कॉलेज की सभी छात्राओं का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। और उधर गुजरात के दाहोद जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां नदी में रेत लेने गया एक ट्रक फंस गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सभी लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग रस्सी का सहारा लेकर नदी में फंसे लोगों को निकालते दिखाई दिए, क्योंकि ये लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। बताया गया कि नदी से ट्रक में रेत भरने के दौरान अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से ड्राइवर समेत बाकी के मजदूर नदी के बीच में ही फंस गए और टापू पर बैठ गए। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे और एक एक कर सभी मजदूरों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, तब जाकर सभी लोगों की जान बची। इस दौरान नदी में पानी का बहाव लगातार तेज होता जा रहा था। और उधर चीन के कई प्रांत भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। झेजियांग प्रांत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ में कार सवार दंपति फंस गया। काफी देर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम ने उन्हें बचाया।
क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। कई लोग बेघर हो गए जबकि कई लोग बाढ़ में फंस गए। इस बीच रेस्क्यू टीम कई इलाकों में लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी नजर आई। बाढ़ की चपेट में आने से एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। किसी तरह कार सवार दंपति गाड़ी से निकलकर उसके छत पर बैठ गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम गाड़ी के नजदीक पहुंची और दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, जिसके बाद दोनों ने राहत की सांस ली। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस जा सकते हैं और यहीं पर रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो सकता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन और रूस के अधिकारी मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात से पहले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने रूस के सामने कुछ शर्त रखी है, जिसके मुताबिक रोस्तोव की सीमा में घुसने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके पर कार्रवाई न की जाए, साथ ही उन लड़ाकों पर भी कार्रवाई न हो जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वैगनर ग्रुप और रूस में समझौता होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनकी लड़ाई रूस के सैनिकों के साथ है, क्योंकि रूस के सैनिकों ने ही उनके लड़ाकों पर हमला किया था। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि करीब 25,000 चेचेन लड़ाके रूस के रोस्तोव। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा से अब स्वदेश वापस लौट रहे हैं। मिस्र से रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। 3 दिन की अमेरिका की और 2 दिन की ये इजिप्ट की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। आखिरी के ये 2 दिन मिस्र के नाम रहे। किस तरीके से मिस्र में पीएम मोदी पहुंचे, जैसे गले लगकर स्वागत किया गया वैसे ही गले लगकर रवानगी भी दी गई। और इसी के साथ में अहम समझौते मिस्र और भारत के बीच में हुए। 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर करार करके भारत लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम न्यूज 18 पर। अब इस दौर में ऑडियंस के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश मिश्रा से एक बड़ा सवाल। सत्यप्रकाश जी, बार बार बीजेपी कह रही है और अमित शाह ने भी बोला कि 300 सीटों के साथ मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी कह रही है कि सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए। जवाब देखिए, अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले 350 सीट कहा था, अभी 300 पर आए हैं, फिर 250 पे आएंगे, फिर वो 200 पे चले जाएंगे और फिर वो 150 पे चले जाएंगे। और नीतीश कुमार जी का इस पर एक बयान है कि पूरा विपक्ष यदि एक हो गया तो 100 सीट से नीचे चली जाएगी भाजपा। और CSDS का एक सर्वे है कि 1% भी वोट इधर उधर हो गया तो भाजपा की सरकार इस देश में नहीं बनेगी। हिंदी हार्टलैंड में 141 सीटों की बात है, अगर हम 50 सीट कम कर दें सिर्फ तो भाजपा की सरकार ऐसे भी नहीं बनेगी। तो बंगाल में कांग्रेस ममता जी के साथ समझौता करेगी, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेगी, या फिर कांग्रेस दिल्ली को छोड़ेगी, या फिर कांग्रेस पंजाब को छोड़ेगी। यानी मुझे तो देवदास फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि बाबूजी ने कहा तुम पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा तुम इसको छोड़ दो। मतलब सारी कुर्बानी कांग्रेस से आप लोग मांग रहे हैं। नहीं, ये मॉडल की जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन किसको छोड़ेगा, किसी को कोई नहीं, सीटें छोड़ने की बात एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के सीट पर मदद करके जीत दिलाएगा। इस सवाल पे आ जाते हैं। ममता जी का यूपी में कितना बड़ा वोट है? अखिलेश जी के साथ वो लड़ती हैं तो नहीं, सारी पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं वो दूसरी पार्टियां। अरविंद केजरीवाल का बिहार में कितना बड़ा वोट शेयर है? अगर अरविंद केजरीवाल बिहार में जो 6 पार्टियों का गठबंधन चल रहा है उसको सहयोग करेंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है, अभी तक क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट लेके जाते थे, कर्नाटक में पहली बार ऐसा हुआ है, जेडीएस का 5% वोट कांग्रेस ले गई है। अब ये सब खौफजदा है क्योंकि इनको लगता है कि अगर साथ में दोनों मिलके आए तो इनके झोले से वोट कांग्रेस में जा सकता है, जो कर्नाटक में दिखाई पड़ा। तो इसलिए अब सुनिए, तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। इसीलिए सब कह रहे हैं जहां जो मजबूत है वहीं वो लड़े। यानी कांग्रेस की कुर्बानी, कांग्रेस का 2% 4% वोट तो सब जगह है ना, तो वो तो हमको मिल जाए मगर हम नहीं देंगे। प्रियंका कक्कड़, आप बार बार एक सवाल पूछ रही थी कि क्या मिला मोदी जी की विजिट के बाद क्या मिला है। कुछ देर पहले इमरान खान ने एक ट्वीट करा है और उसने कहा है कि भारत ने कूटनीति में हमें हरा दिया है। पाकिस्तान अब भारत में सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। भारत और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट ऐतिहासिक है और उसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज, एक नहीं, ये बात मैं इमरान खान को कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान से जीत गए। अच्छा, बिल्कुल खुश होना चाहिए, पाकिस्तान से जीतने में खुश होना चाहिए। अरे भाई, आप मेरे को टाइम दीजिए। पाकिस्तान से जीत में खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आप
जी देखिए अमीश भाई कितना हास्यात्मक है आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं ओ पाकिस्तान से, अरे ये वही पाकिस्तान है 2014 से पहले कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आज वो आटा आटा चिल्ला रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के साथ मिले तो उन्होंने क्या, जो उनके बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जो बात लेकर अधीर रंजन चौधरी कोर्ट चले गए हैं, क्या उस पर बात करी? आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। देश में अगर आप ये हिंदू मुस्लिम का चटपटा वो लेकर आए थे तो आप गोलगप्पे रोज नहीं खा सकते, आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों में नहीं खा सकते। अल्टीमेटली इस देश को दाल चावल चाहिए और लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के चटखारे हैं इससे उनका कुछ भला नहीं होना है। और एक और खास बात, आज आप पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं। है कौन पाकिस्तान? पहली 10 सेनाओं में उसका नाम नहीं है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस स्तर पे उतार दिए जाएं कि पाकिस्तान से तुलना करने चलें। बहुत अच्छा इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा पाकिस्तान से तुलना नहीं होनी चाहिए, इनके लिए वाकई तुलना नहीं है, क्योंकि ये तो वो हैं मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे पाकिस्तान में कि आप मदद करो मोदी को हटाने के लिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या आपको दुख नहीं है आपके कार्यकर्ताओं को जो मारा गया? देखिए, बंगाल में हिंसा होती है, किसी भी पार्टी जिसके साथ हिंसा होती है उसे दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी कई बार मध्य प्रदेश में हिंसा करवाती है, मुझे दुख होता है। हमारे देश की जनता का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कमलनाथ जी ने इसका जिक्र नहीं किया, अधीर रंजन चौधरी ने तो बंगाल का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक मणिपुर का जिक्र नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने भाई आप क्या बात कर रही है? बंगाल में हमारे ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई? वो राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, क्योंकि जहां कम्युनिस्टों का शासन आया उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की। इसीलिए मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में बताइए, वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या। मध्य प्रदेश में बताइए 10 कार्यकर्ता बताइए जिनकी हत्या हुई है। कोई चीज में तुलना करने की लिमिट होती है भाई। बीजेपी के मुख्यालय में बलात्कार हुआ, क्या बात करते हैं आप? ये सारी चीजें आप बलात्कारियों की पार्टी, आप कुछ भी बोलने के लिए शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, क्या बात करते हैं? कोई भी बात कही। एक सेकंड, मोदी वर्सेस कौन? और आप तीनों से मेरा सवाल है, सत्यप्रकाश जी, मोदी वर्सेस कौन? इनका नेता है जिसको 10 साल से लोग सत्ता में देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री है, इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है। आपका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल है, राहुल जी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, आदित्य ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, सुप्रिया सूले है, कौन है? मोदी वर्सेस 140 करोड़ की जनता है इस देश की। मोदी को हराने के लिए, रुक जाइए, अब देखिए, मोदी को हराने के लिए 140 करोड़ जनता अभी आ रहे हैं। आप प्रधान नीति जब इस देश की बन जाएगी तो आपको प्रधानमंत्री भी पता चल जाएगा। देखिए, एक तरफ है, सुनिए, एक तरफ है जांचे परखे खरे तपे तपाए आजमाए मोदी जी, दूसरी तरफ जानते कौन है? दूसरी तरफ वो भी हो सकते हैं जो चारा घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो कोयला घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो दारू घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकती हैं जो भर्ती घोटाले वाले हैं, या फिर जैसे एक लाफ्टर शो में कहा जाता था ना, इधर मोदी उधर पहचान कौन। मैडम की कौन है? मोदी वर्सेस कौन है? क्या मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखेंगे हम 2024 में? ये नैरेटिव ही नहीं है, तानाशाह वर्सेस लोकतंत्र है, क्योंकि तानाशाह राहुल गांधी भी नहीं है। आप तो बोलिए कम से कम, पहले से सुनिए ना, पहले से डिसाइड होने वाला तो तानाशाह होता है। लोकतंत्र का तरीका क्या है? लोकतंत्र में कोई भी बार बार चुना नहीं जाता। लोकतंत्र में जो लोग चुने जाएंगे वो सलाह करेंगे और वही उनका निर्णय होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। ये आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये पिच नहीं चलेगी। ये पिच लोकतंत्र के हिसाब से गलत है, ये राजतंत्र की पिच है, ये अश्वमेध घोड़ा जो कहते हैं उनकी पिच है, लेकिन ये लोकतंत्र की पिच नहीं है। अच्छा। इसलिए पिच बदलिए। मोदी आप राहुल का नाम नहीं ले सकती। इन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र से चुना जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतंत्र से चुने गए थे, पीवी नरसिम्हा राव लोकतंत्र से चुने गए थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे, और इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 1966 में गूंगी गुड़िया के रूप में लोकतंत्र से चुनी गई थी, और फरवरी 1946 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र से चुने गए थे। क्या लोकतंत्र है, गजब का लोकतंत्र है भाई इनकी पार्टी। फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक अच्छी राजनीतिक चर्चा हुई। व्यूअर्स, अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हाइलाइट्स यानी राउंड अप दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका से जैसी तस्वीरें और बयान आए
वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। और देश का सीना 56 इंची हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका के लिए रवाना हुए और 21 जून को उन्होंने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड योगा डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 130 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई बड़े लोगों से मुलाकात की। इसमें एलन मस्क भी शामिल थे, जिन्होंने खुद को मोदी का फैन बता दिया। इसके अलावा मशहूर गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब ने कहा कि भारत को कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली रहा है। इन्वेस्टर रे डालियो ने कहा कि जब से पीएम मोदी का समय आया है, तब से भारत का समय भी आ गया है। मशहूर लेखक नील टायसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री इन दोनों के लिए जो तोहफे लेके गए, जो गिफ्ट लेके गए, उससे हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का पता लगता है। चंदन की लकड़ी से बने खूबसूरत बॉक्स में जो बाइडेन के लिए जो उपहार थे, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया था और नक्काशी की थी, चंदन की लकड़ी को खासतौर पर मैसूर से मंगवाया गया था। अब देखिए गिफ्ट बॉक्स में चांदी के गणपति और दीप के अलावा क्या क्या था। ये चीज भारतीय संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है सुनना। मैसूर से चंदन की लकड़ी यानी भूदान, बंगाल का सिल्वर नारियल यानी गौदान, गुजरात का नमक यानी लवणदान, झारखंड का सिल्क यानी वस्त्रदान, पंजाब का घी यानी अजयदान, महाराष्ट्र का गुड़ यानी गुड़दान, उत्तराखंड का चावल यानी धान्यदान, राजस्थान का सोने का सिक्का यानी हृदयदान, राजस्थान का चांदी का सिक्का यानी रुपया दान, तमिलनाडु का तिल यानी तिलदान को शामिल किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को एक यूनिक ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय परंपराओं के जरिए अपने होस्ट का सम्मान किया, तो अमेरिका की फर्स्ट फैमिली ने भी अपने गेस्ट के लिए डिनर में खास इंतजाम किए थे, जिसका मेन्यू शुद्ध शाकाहारी था यानी वेजिटेरियन था। साथ ही भारत और अमेरिका के कई बड़े और मशहूर मेहमान इस ऐतिहासिक शाम के गवाह बने। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। इससे पहले व्हाइट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य और जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक भी जुटे रहे। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. इसके बाद अमेरिका और भारत के बीच औपचारिक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल टॉक्स हुए। इस मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बदनाम करने वाले एजेंडे की हवा ही निकाल दी। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities. भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। इसके बाद वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की संसद में कदम रखा तो अमेरिकी सांसद उनके फैंस की तरह उनकी ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़ पड़े। सभी में सेल्फी क्लिक करने की और कराने की होड़ थी। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने शायद उम्मीद नहीं करी थी। सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। संसद अमेरिकी थी लेकिन सीन पूरा भारतीय था। ऐसा लगा ही नहीं कि ये अमेरिकन पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी सांसदों ने उन्हें 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया यानी खड़े होकर सलामी ठोकी, जबकि करीब 80 बार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी की बात को सराहा। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है।
लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी के सम्मान की नहीं है, ना ही ये कहानी केवल भारत के प्रधानमंत्री के एक सुपरहिट शो की है। ये कहानी हमारी यानी देश के 140 करोड़ लोगों की है। ये डंका नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये डंका भारत का बज रहा है। भारत अब बदल गया है। पहले के मुकाबले दुनिया भारत को बराबर के साझीदार की तरह देखती है और ये फर्क अब साफ दिखता भी है। हम एक तरफ रूस से तेल लेते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे भी लगते हैं। ये भारत के उदय की कहानी है, 140 करोड़ भारतीयों की कहानी है। वंदे मातरम, जय हिंद।